नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एनसीईआरटी की क्लास 12th की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसके या उन तीनों बुक्स के सभी चैप्टर्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है, उसके पहले चैप्टर से। आइडिया ये है एसेंशियली कि हम जो स्टूडेंट्स हैं 12th स्टैंडर्ड के, जिनके जो जो एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं, वो सभी न केवल अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ, पर हम किसी अगर तरीके से उनकी CUET जो अगले साल होने वाला है उसकी प्रिपरेशन में अगर मदद कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और उन स्टूडेंट्स की भी शायद कुछ इससे मदद हो पाएगी। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि धीरे धीरे क्लासरूम एनवायरनमेंट में हम इन सभी चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक पूरे चैप्टर का एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हमें उससे मिल सके। तो जो पहला चैप्टर है जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं, वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो राइटर्स हैं उन्होंने तीन एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, हाईलाइट किया है टाइटल में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, इंडिकेटर है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरफ वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं राइटर्स। और ईंटें, मनके यानी ईंटें यानी ब्रिक्स, मनके यानी बीड्स और अस्थियां जो है यानी बरियल्स, ये तीनों हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। वो एक किस्म से इस पूरी सभ्यता के आइडेंटिफायर्स, उसकी पहचान को इस्टेब्लिश करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। तो इस चैप्टर को हम अलग अलग स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड इसका पाठ कर सकें, इसको रीड कर सकें। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कहीं कहीं पे जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, यानी तकनीकी रूप से जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं हमें समझने चाहिए, या कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है और उनको हम और थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करते हैं और हर स्लाइड में एक सेक्शन या सब सेक्शन को हम डील करेंगे। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है, ये चैप्टर के शुरू में एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं एक प्रस्तावना की तौर पर इस चैप्टर के हमारे सामने आती है। हड़प्पाई मोहर, और यहाँ पर फिगर 1.1 मतलब ये उसका फिगर है। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पर दो शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑब्वियसली हड़प्पाई मोहर शब्द जो है, हड़प्पन सील, और दूसरा है विशिष्ट पुरावस्तु। तो जो पुरावस्तु होती हैं, वो पुरावस्तु को अंग्रेजी में आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। यानी और आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जो ऐतिहासिक संदर्भ में इंपॉर्टेंट होती है या एक इतिहास का साक्ष्य होती है, यानी एविडेंस होती है, जिसको हम किसी भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी ऐतिहासिक संदर्भ में, जब हम किसी भी सभ्यता, संस्कृति या प्राचीन समय के किसी भी संदर्भ में जब हम यूज़ करते हैं, तो वो एक एविडेंस की तरह यूज़ होती है। तो मृदभांड हुए, आगे इसी की बात की गई है, छोटे से छोटी चीज़ें, यानी जले हुए अनाज के दानों के जो साक्ष्य होते हैं, वहाँ से लेकर बड़े बड़े घरों के या पब्लिक बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर्स के अवशेष होते हैं, वो सभी पुरावस्तुएं या आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। तो कोई भी वो प्राचीन वस्तु जो हमें एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण या एक्सकेवेशन यानी उत्खनन के माध्यम से मिलती हैं, वो सभी पुरावस्तुएं कहलाती हैं। डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट यानी जिसको यहां कहा गया है विशिष्ट पुरावस्तु,
विशिष्टता का मतलब होता है कि कुछ जो कि बाकियों से अलग हो। तो हड़प्पा की जो ये मोहरें हैं, ये हमें हड़प्पा सभ्यता के अलावा किसी भी संदर्भ में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन हिस्ट्री में नहीं मिलती हैं। सो ये एक किस्म से एक्सक्लूसिवली हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ के शहरों से, वहाँ की बस्तियों से प्राप्त हुई हैं, और इसीलिए जो लेखक हैं वो इसको एक विशिष्ट पुरावस्तु यानी डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट के तौर पे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हड़प्पाई मोहर जो है, हड़प्पन सील मोहर, असल में आप सभी जानते हैं सरकारी महकमों में हम अक्सर जाते हैं कि कोई लेटर लिखते हैं तो उसके नीचे जब कोई बड़ा अधिकारी जो उस लेटर को साइन करता है तो उसके साथ वो अपनी मोहर या स्टैंप भी लगाता है। तो ये जो मोहर होती है ये इसी तरीके की एक स्टैंप होती है, और जिस चीज़ पर इसको स्टैंप किया जाता है उसको हम हिंदी में कहते हैं छाप, और अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं सीलिंग। तो दो शब्द हैं यहाँ पर, सील और सीलिंग, जिनके बारे में हम आगे इस चैप्टर में बात भी करेंगे। सील मुहर होती है और सीलिंग उसका छाप होता है। तो यहां पे जो आपको मोहर दिखाई जा रही है, जब इस मोहर को किसी भी गीली मिट्टी या किसी ऐसी चीज पर प्रेस किया जाएगा तो जो ये छाप इसकी उस मिट्टी पर रहेगी उसको हम आमतौर पे छाप बोलते हैं, सीलिंग बोलते हैं। तो हड़प्पाई मोहर बहुत ही डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र या एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें यहां पर कही गई हैं। पहला ये कि ये जो सील्स हैं ये बनाई गई हैं एक खास तरीके के पत्थर से जिसको सेलखड़ी का पत्थर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टीटाइट। स्टीटाइट या सेलखड़ी का जो पत्थर है वो असल में एक नेचुरल पत्थर होता है, ये कोई बनाया नहीं जाता है, ये नेचुरली अवेलेबल स्टोन होता है जिसको आमतौर पे सोप स्टोन के तौर पे भी यूज किया जाता है। अब हालांकि थोड़े सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे ये पत्थर क्यों यूज किया जाता है या क्या इंपॉर्टेंस है इस पत्थर की जिसकी वजह से इसको मोहरें बनाने के लिए यूज किया जाता रहा होगा। सेलखड़ी का पत्थर जो है वो एसेंशियली एक मैग्नीशियम बेस्ड स्टोन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए है वो ये होता है कि इस पत्थर में टैल्क नाम का एक मिनरल होता है। ये मिनरल हमारे टैल्कम पाउडर्स में भी यूज होता है और ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और ये जो टैल्क है, जो मिनरल इस पत्थर में मिलता है, ये इस पत्थर को शायद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देता है जो है सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस। ये इसको काफी स्मूथ और सॉफ्ट बना देता है जिसके कारण इस पर किसी भी तरीके की आकृतियों को उत्कीर्णित करना, इंस्क्राइब करना, किसी चीज को उकेरना। उत्कीर्णन का मतलब होता है किसी भी चीज को उकेरना। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे डिजाइन्स लकड़ी के दरवाजों पर बनते हैं, या हमने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पे जब पीओपी कराई जाती है तो उसमें बहुत अलग अलग किस्म के डिजाइन्स होते हैं। तो किसी भी हार्ड सरफेस पर जब कोई डिजाइन क्रिएट किया जाता है तो उसको उकेरा जाता है या उत्कीर्ण किया जाता है। तो उत्कीर्णन या उकेरने का मतलब होता है इंस्क्राइब करना। तो ये जो आकृतियां हैं, ये एक सेलखड़ी का पत्थर है, इस पत्थर पे कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं, और अगर इसकी जगह ग्रेनाइट या क्वार्ट्जाइट का पत्थर होता तो ऐसा करना बहुत 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 मुश्किल होता, क्योंकि वो बहुत ब्रिटल और हार्ड स्टोन है। अगर आप उसको उकेरने की कोशिश करेंगे तो पत्थर ही टूट जाएगा। लेकिन अपने टैल्क की वजह से जो सॉफ्टनेस और स्मूथनेस इस पत्थर में है, उसकी वजह से बहुत महीन कारीगरी से भी इसमें आकृतियों को उकेरा जा सका है। ध्यान रखिएगा कि ये मोहरों का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं होता था, ये बहुत छोटी छोटी मोहरें होती थी जितनी आमतौर पे हम अपने ऑफिसेज में देखते हैं।
इतनी छोटी चीज़ों पर इतने महीन ढंग से आकृतियों को उकेरने के लिए बहुत ही नफासत के साथ काम, बहुत ही ध्यान से काम करना ज़रूरी होता होगा। और इसीलिए शायद इस पत्थर को यूज़ किया जाता था, क्योंकि इस पर इस तरीके की आकृतियों को उकेरना आसान था। इसी लाइन में दो चीज़ें और कही गई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका है। हम इसी मोहर का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहां पर हमें ये इस मोहर में दो एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ साइंस हैं और यहां पर किसी जानवर जैसे दिखने वाली आकृति हमें दिखाई दे रही है। और यही यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस ऐसी मोहरों में, या अधिकांश ज्यादातर जो मोहरें हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो मिली हैं, उनमें किसी भी मोहर में ये दोनों एस्पेक्ट्स हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लिपि के चिन्ह। आमतौर पे लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा को जब आप लेखन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए आपको एक लिपि या स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। अब आमतौर पे आपने देखा होगा कि हिंदी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम देवनागरी लिपि में करते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में करते हैं। लेकिन आमतौर पे जब हम लिपियों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी स्क्रिप्ट का जो जनरल हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन रहती है उसके आधार पर अगर हम देखें तो आमतौर पे स्क्रिप्ट्स या लिपियों का जो बेसिक यूनिट होता है वो या तो अल्फाबेट्स होते हैं या कुछ स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। लेकिन अल्फाबेट्स या अक्षर होते हैं। यहां पर हम एक खास तरीके के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जहां हम चिन्हों की बात कर रहे हैं। तो हम यहां इस लिपि के अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम इस लिपि के चिन्हों की बात कर रहे हैं, सिंबल्स की बात कर रहे हैं। और यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह लिपि जो है इसको चूंकि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमें अभी तक ये नहीं पता है कि ये जो सिंबल्स यहां आपको दिखाई दे रहे हैं जिस पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये सिंबल्स इंडिविजुअली यानी ये एक आकृति अपने आप में और ये पूरी आकृतियों की जो एक सीरीज है, जो ये सिंबल्स की जो एक सीरीज है, इसका क्या मतलब था। यहां पर इंट्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ऑथर्स ने हाईलाइट करने की कोशिश की है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं यानी आर्टिफैक्ट्स, जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो जब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो हमें एसेंशियली दो चीजें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकते हैं। और उनमें हर चीज़ है, हर, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हर वो चीज़ जिसको हम हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं वो सभी पुरातात्विक साक्ष्यों या पुरावस्तुओं की कैटेगरी में आती हैं। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या यानी व्हाट और कैसे यानी हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे इंट्रोडक्टरी। छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन हर लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उसका एस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। क्या और कैसे जानते हैं, हम अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। अब ये 3-4 लाइनों को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एसेंशियली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से, इन लाइंस के माध्यम से, कि ये चैप्टर हमें ये भी बताएगा कि हमें कौन से फैक्ट्स या कौन से एविडेंसेस मिलते हैं और उन एविडेंसेस के बेसिस पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, जो हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, जो हम व्याख्याएं देते हैं,
वो हम कैसे देते हैं। यानी एविडेंसेस को हम एनालाइज करके, यानी उनका विश्लेषण करके, साक्ष्यों का हम विश्लेषण करते हैं और उसके थ्रू हम एक व्याख्या दे रहे हैं। तो साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए उसके एक इन्फ्रेंसेस, जनरलाइजेशन, व्याख्या, निष्कर्ष हम देते हैं। तो उसमें हमारे क्या मेथड्स हैं, किन मेथड्स का हम यूज करते हैं, जिनके माध्यम से जो एविडेंस अपने आप, पुरा वस्तु अपने आप कुछ नहीं बोलती है। जो एक खंडहर घर का दिखाई दे रहा है वो अपने आप कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम उनका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर हम एक व्याख्या देते हैं जो कि एक जनरल हिस्टोरिकल नैरेटिव होता है। तो हिस्टोरिकल नैरेटिव, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं ऐतिहासिक व्याख्या भी कह सकते हैं, लेकिन नैरेटिव एसेंशियली एक कथानक होता है। कथानक आमतौर में हम फिक्शंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हिस्टोरिकल नैरेटिव भी एक किस्म का नैरेटिव ही है। एक किस्म का, हम उसे फिक्शन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो भी एक रिकंस्ट्रक्शन है पास्ट का पुनर्निर्माण करने का प्रयास है। और ऐसे ऐतिहासिक कथानकों के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिस पे ये कथानक खड़े रहते हैं। एक होता है साक्ष्य, यानी एविडेंस, मतलब हमें कैसे मृदभांड मिल रहे हैं, किस तरीके के आभूषण मिल रहे हैं, कैसे औजार मिल रहे हैं, कैसे आवास मिल रहे हैं। ये सब जो हमारे सामने एविडेंस होता है, ये हमारा बेसिस है, ये हमारा सोर्स मटेरियल है, जिसके बेसिस पर हम उस इतिहास के पन्ने का, उस ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट का, उस संस्कृति का, उस सभ्यता का एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर यह है, क्योंकि मैंने कहा कि साक्ष्य अपने आप कुछ नहीं बोलते हैं, उनको बुलवाने के लिए हमारे पास एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोरियन, यानी इतिहासकार। तो साक्ष्यों को एक खास तरीके की मेथडोलॉजी को यूज करते हुए, उनको एनालाइज करते हुए हिस्टोरियंस जो हैं वो हमें व्याख्याएं देते हैं। और चूंकि व्याख्याएं देते हैं, ये उनकी व्याख्या होती है, इसलिए समय समय पर कई कारणों से व्याख्याएं बदल जाती हैं। दो सामान्य, जब से सबसे नॉर्मल कॉजेज जो होते हैं इंटरप्रिटेशंस के चेंज होने के पीछे, वो पहला कारण हो सकता है न्यू सोर्सेज, यानी नए साक्ष्य। और व्याख्याओं के बदलने का दूसरा सबसे कॉमन जो कारण होता है आमतौर पे, वो होता है न्यू इंटरप्रिटेशंस, यानी नए किस्म के विश्लेषण। इस वजह से आमतौर पर नई व्याख्याएं आती हैं। कुछ व्याख्याएं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, वो नए तरीके के सोर्सेज या नई तरीके की इंटरप्रिटेशंस आने की वजह से उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो नई इंटरप्रिटेशन होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम अभी तक हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, जो ये सिंबल्स हैं, इनके मीनिंग सही तरह से कोई एक्सेप्टेबल ऐसा आर्ग्यूमेंट आज तक नहीं मिला है जिससे हम कंप्लीटली, जो फ्रेटर्निटी है, जो दुनिया भर के हिस्टोरियंस जो हैं वो उससे सहमत हो सकें। तो हमें नहीं पता है कि आने वाले टाइम में कब इस लिपि को खोजा जा सकेगा या पढ़ा जा सकेगा, या कभी पढ़ा भी जा सकेगा या नहीं। तो ये सारी समस्याएं इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा रहती हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, ये एसेंशियली न केवल हमें इंट्रोड्यूस करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए, बल्कि ये हमें ये भी बताता है, और आगे भी बहुत डिटेल में कई सेक्शंस में इसको डिस्कस किया गया है, कि
किस तरह से इस सभ्यता की खोज हुई, इस सभ्यता के संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसके बारे में कौन कौन से रेड हेरिंग्स या ऐसे एरियाज हैं जो अभी भी प्रॉब्लमैटिक हैं, जिनके बारे में हमारी समझ अभी भी बहुत अच्छी बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे लिखा गया चैप्टर है, बहुत लगभग सभी एस्पेक्ट्स को इसमें टच किया गया है। तो आज के सेशन में मैं यहीं रुक रहा हूं और अगले सेशन में हम इसके अलग अलग सेक्शंस को कोशिश करेंगे, हर एक सेक्शन को एक दिन में करीब 20-25 मिनट के सेशन में कंप्लीट करने का, और ये भी कोशिश करेंगे कि डेली अपलोड कर सकें, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 लेक्चर्स या 3 से 4 सेशंस अपलोड करने की कोशिश तो निश्चित रूप से मैं करूंगा। तो आज मैं यहीं रुक रहा हूं, बहुत जल्दी हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एनसीईआरटी की इस किताब के इस चैप्टर के माध्यम से बहुत डिटेल में थ्रेडबेयर मैनर पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।